केतन हत्याकांड में नई जानकारी सामने आई है। सिया को पुणे से मुंबई एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर ने कई खुलासे किए हैं। रिपोर्ट देखिए। बिबेवाडीमधनं मला बुकिंग भेटली होती नीलकंठ ट्रॅव्हल्स मध्ये। ये है वैभव जाधव। इसी ने पुणे से मुंबई एयरपोर्ट तक सिया और उसके भाई साहिल और केतन को छोड़ा था। कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने हमारे संवाददाता से बताया कि प्री वेडिंग शूट के लिए सिया बाली जाने को तैयार नहीं थी। उसके भाई साहिल ने उसे मुंबई जाने के लिए जबरदस्ती उसकी कैब में बिठाया था। रास्ते में सिया और उसका भाई साहिल में बाली जाने को लेकर नोकझोंक भी हुई थी। ज्यावेळेस तुम्ही केतनला आणि रियाला मुंबई विमानतळावरती घेऊन जात होता त्यावेळेस गाडीमध्ये वातावरण कसं होतं? सगळं शांत होतं की वाद वगैरे काय झाले होते? नाही ते बिबेवाडीमधनं लोड्यापासून जावजीपासून त्या बहीण भावा दोघांचे भांडणं चालू होते। नंतर काय नाही, पुन्हा नंतर ते गाणे लावत हसत खेळत गेले नंतर पुन्हा। पण ज्या वेळेला तुम्ही त्या फुटबॉलला थांबले होते चहा पाणी करण्यासाठी, त्यावेळेला तुमच्या ही बाब लक्षात आली का की काहीतरी काढून घेतलेलं आहे बॅगेतून सियानी किंवा काय? तुम्ही पाहिलं होतं की सिया बॅगेतून काहीतरी वस्तू वस्तू काढत ते बघत होतो मी। फुटबॉलला थांबल्यास पर्स मधून काहीतरी काढत होते। मी मागे भेटल्यानंतर ते माझ्याकडे बघितल्यानंतर मी त्यांच्याकडे पुन्हा बघाय नाही, मग ते खिशामध्ये घालून गेले ते मध्ये। मग गेल्यानंतर मला पुढले काही माहित नाही। मग 10-15 अर्धा तासात ते आले। मग नंतर आल्यानंतर कॉल केले, मग मी गाडी पुढे घेऊन गेलो त्यांच्याकडे। बढ़ते आगे, पुणे नाबालिग रेप केस में फैसला। अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई है। 4 साल की मासूम से दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। तो 65 साल के अभियुक्त को फांसी की सजा सुना दी गई है। भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें, ये मामला सामने आया था, जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और 4 साल की मासूम से दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, क्या जानकारी? देखिए, ये 1 मई 2026 की घटना है, जब महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तहसील के नसरापुर इलाके में गांव में ये जो 65 साल का जो आरोपी है, उसने 3.5-4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया था। न सिर्फ दुष्कर्म किया था, बल्कि कांबले ने उस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी थी। और ये जो पूरा मामला है, महज 55 दिन के अंदर इसमें फैसला आया है। फांसी की सजा जो आरोपी है उसको भीमराव कांबले को दी गई है। और मैं आपको बताऊं कि 15 दिन के अंदर जो है पुणे पुलिस ने इसमें चार्जशीट फाइल की और वेकेशन होने के बाद भी वेकेशन बेंच लगातार काम करती रही। डिफेंस और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो लगातार कोर्ट में आते रहे और फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला आया है। इसमें फांसी की सजा मिलने के बाद पूरे महाराष्ट्र में असेंबली चल रही है और असेंबली के सेशन के अंदर भी इसको लेकर चर्चा हो रही है और बाहर भी लोग अपना जो गुस्सा है वो इस पर व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे ने इसका स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे सांत्वना उस पीड़ित परिवार को मिली है, जो पीड़ित परिवार ने अपनी बच्ची खोई है, लेकिन पूरा महाराष्ट्र उस बच्ची के साथ है। और जो आरोपी है भीमराव कांबले, उसको मरते दम तक फांसी की सजा जो है कोर्ट ने सुनाई है। इसको अगर चैलेंज भी किया जाता है तो हम ऊपरी अदालत में लड़ेंगे, लेकिन इसे फांसी दिलवा कर रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जजमेंट इसको कहा जा सकता है और इस पूरे मामले से उन लोगों को बहुत बड़ा सबक मिलेगा जो इस तरीके की दुष्कर्म करने के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश सिंह, आपको जानकारी दे रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूल पार्टी के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। कैसे हादसा हुआ, देखिए आप रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के एक रिसोर्ट में स्विमिंग पूल में सिर के बल छलांग लगाने से युवक की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में वो करीब 8 से 10 फीट ऊंचाई से स्विमिंग पूल में सिर के बल छलांग लगाता दिख रहा है। इसके बाद उसका सर पूल के फ्लोर से टकरा गया। मृतक की पहचान श्रीनिक मिलिंद टाकले के रूप में हुई है। वो कोल्हापुर जिले का रहने वाला था। सिर में गंभीर चोट लगने से श्रीनिक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जिस स्विमिंग पूल में श्रीनिक ने छलांग लगाई थी, उसकी गहराई करीब 4 फीट थी। हादसे के बाद उसके दोस्त उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने श्रीनिक को मृत घोषित कर दिया। श्रीनिक अपने 9 दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने मालवान के वायरी इलाके के एक रिसोर्ट गया था। इसी दौरान स्विमिंग पूल में हादसा हो गया। हादसे से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में श्रीनिक टाकले अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल के किनारे डांस करते दिखाई दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है।
सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सभी हरियाणा के रहने वाले थे। वो दर्शन करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। अब इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि टियागो चालक कार को पीछे कर रहा था। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही टियागो कार करीब 300 मीटर तक घिसटती चली गई। 2 बार डिवाइडर से टकराती है। टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो भी सड़क पर पलट गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर दुर्घटना की जांच कर रही है। पेट्रोल कर्मी ने बताया कि टियागो चालक एक्सप्रेसवे के कट पर कार को पीछे कर रहा था, लेकिन वो डिपर नहीं चला रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टियागो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टाटा टियागो में सवार सभी लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। सभी हरियाणा के रहने वाले थे। दर्शन करने हरिद्वार जा रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में आज विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। टीटी पेपर लीक मामले को लेकर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। टीटी पेपर लीक मामले को लेकर आज विपक्षी नेताओं ने विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार टीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं करवा पा रही है। बार बार सामने आ रही अनियमितताओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है, जिसका खामियाजा हजारों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग की। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए तख्तियां भी लहराई गई। दरअसल देश में नीट यूजी परीक्षा को लेकर मचे घमासान के बीच अब महाराष्ट्र से पेपर लीक का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य में 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को पेपर लीक की आशंका के चलते स्थगित कर दिया गया। भिवंडी पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर जाल बिछाकर 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो परीक्षा शुरू होने से पहले ही असली प्रश्न पत्रों के सेट बेचने पहुंचे थे। इस गिरोह की योजना इस पेपर को करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की थी। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना साइंस कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान कुछ छात्रों ने उन्हें रोक लिया। सीएम को अपनी गाड़ी से उतरकर छात्रों की बातें सुननी पड़ी। हॉस्टल में 124 लाख रुपया शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था। आप जाकर के सर 10 मिनट। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां पर सीएम सम्राट चौधरी को छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। छात्र किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़े, बल्कि ये वो छात्र हैं जिन्हें कॉलेज कैंपस में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्र अपनी परेशानी बताने के लिए सीएम के वाहन तक पहुंच गए, जिसके बाद सीएम को छात्रों की बात सुननी पड़ी। हॉस्टल में 124 लाख रुपया शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था। आप जाकर के सर 10 मिनट की दूरी पर हॉस्टल है, वहां पे देखिए सर। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को पटना साइंस कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कॉलेज परिसर की शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ छात्रों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद किया और कॉलेज में मौजूद समस्याओं और सुविधाओं की कमी की जानकारी दी। छात्रों की बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राजस्थान से खबर है। राजस्थान के सीकर में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की पिटाई का एक मामला सामने आया है। आप देखिए पूरी खबर। हेतराम जी के हॉस्टल में रहता हूँ, 5 बॉयज हॉस्टल के अंदर। उसके अंदर एक उसके हेतराम की मौसी का लड़का था, तो उसके साथ हमारी बहस हुई। बहस होने के साथ उसने हेतराम जी को जाके बता दिया, तो उसने हमारे साथ मारपीट करी और उसने बाहर से 2 बाउंसर बुलाए। उन बाउंसरों से हमारी पिटाई करवाई और पीवीसी के पाइप से हमें मारा था उसने। नीट की तैयारी कर रहे छात्र तरुण बैरवा ने बताया कि अभियुक्तों ने पार्थ बॉयज हॉस्टल में रहने वाले दूसरे छात्र मुनेश गुर्जर से भी मारपीट की। विवाद पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद हॉस्टल संचालक ने बाउंसर बुलाए और दोनों की लाठी डंडों और पीवीसी पाइप से जमकर पिटाई की। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित छात्र इसकी शिकायत परिजनों से न करें, इसके लिए अभियुक्तों ने छात्रों की पिटाई का वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड किया। हालांकि घटना के कुछ दिनों बाद वीडियो वायरल हो गया और मामले की जानकारी मिलते ही परिजन थाने पहुँच गए। पुलिस ने वायरल वीडियो और पीड़ित छात्रों की शिकायत पर हॉस्टल संचालक हेतराम मुंड और 4 बाउंसर समेत कई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन मामला सामने आने के बाद से सभी अभियुक्त फरार हैं। वहीं कोचिंग संचालक ने पूरे मामले में खुद को अलग कर लिया है।
और बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई बेअदबी कानून को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पंजाब विधानसभा के सिख विधायकों की पेशी हुई। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने निर्देश दिया कि 1 महीने के भीतर श्री अकाल तख्त साहिब की आपत्तियों पर ध्यान दिया जाए और आपत्तियों की सूची विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि अगर कोई आपत्ति है तो संशोधन को तैयार है। श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से आपत्तियों की सूची स्पीकर को सौंपी जाएगी। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या बातचीत हुई और जिन शिकायतों की सूची की बात कही जा रही है वो शिकायतें दरअसल हैं क्या? देखिए, श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से इस कानून के कई प्रावधान है, उसको लेकर ऐतराज था। सबसे बड़ा ऐतराज तो ये था कि जब इस कानून के संशोधन का, ये 2008 का कानून है और अब 2026 में पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अगर कोई भी व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है तो उसके लिए सख्त सजाओं का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर श्री अकाल तख्त साहिब ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC और अकाल तख्त साहिब के साथ किसी भी तरह से बातचीत नहीं की गई। किसी भी तरह से कोई भी जो कानून लाया जा रहा था, संशोधन लाया जा रहा था, उसको लेकर कोई भी सहमति नहीं बनाई गई। जबकि ये सिख धर्म से जुड़ा मामला है, सिख पंथ से जुड़ा मामला है, तो ऐसे में जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो सिखों की सर्वोच्च संस्थाएं हैं, उनसे राय शुमारी की जानी चाहिए थी। लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिस पर पंजाब सरकार की ओर से जो सबसे बड़ा चेहरा वहां पर पेश हुए वो थे पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा। उन्होंने कहा कि सरकार श्री अकाल तख्त साहिब ने जो भी संशोधन कहे हैं वो करने को तैयार है। अकाल तख्त साहिब की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि 1 महीने के अंदर जो भी आपत्तियां हैं उनको दूर किया जाए। इसमें खासतौर पे कुछ शब्दावली को लेकर भी आपसी खींचतान है। जो पंजाब सरकार ने कानून में शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको लेकर श्री अकाल तख्त साहिब ने कहा है कि सिख धर्म इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। खालसा पंथ से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा और भी कई सजाओं को लेकर भी अपने प्रश्न पूछे हैं श्री अकाल तख्त साहिब ने। सरकार ने कहा है कि वो संशोधन को तैयार है। अब संभव है कि आने वाले 1 महीने के अंदर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर ये जो तमाम जो ऑब्जेक्शंस खड़े किए गए हैं, जो सवाल खड़े किए गए हैं अकाल तख्त साहिब की तरफ से, उनको दूर कर दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर समझौता करना चाहती है और इस पूरे विवाद को खत्म करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात नोएडा की, जहां पर सेक्टर 119 के द अरण्या सोसाइटी के एक टावर में 22वें फ्लोर पर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नोएडा अग्निकांड की ये तस्वीर काफी भयावह है। टावर के 22वें मंजिल पर आग लग गई। आग पहले एक फ्लैट में लगी और दूसरे फ्लैट को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें काफी दूर से ही नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक एसी फटने के कारण ये आग लगी। आग 22वें मंजिल के कई फ्लैट्स में फैल गई। एसी ब्लास्ट होने के तुरंत बाद आग ने पूरे अपार्टमेंट को अपनी चपेट में लिया। फ्लैट की बालकनी और खिड़कियों से आग की भयानक लपटें और घने काले धुएं का गुबार उठता देख पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग की विकराल लपटों पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ऊंची इमारत में आग लगने की वजह से दूसरे टावर में रहने वाले लोग भी सुरक्षा के लिहाज से अपने घरों से बाहर निकल आए। हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े किए। आखिर सोसाइटी में फायर सेफ्टी की व्यवस्था क्यों फेल हो जाती है? और आगे बढ़ते हुए अब बात पटना के दीदारगंज की, जहां एक बड़े खाद्य तेल गोदाम में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना के दीदारगंज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब महूली रोड पर एक तेल के बड़े गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। तेल की मौजूदगी के कारण आग ने बेहद कम समय में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पटना के सभी फायर स्टेशंस को अलर्ट किया गया और तुरंत 22 दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया। आग बुझाने के लिए पानी के साथ विशेष फोम कंपाउंड का भी इस्तेमाल किया गया। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी रात दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जुटे रहे। पटना सिटी फायर स्टेशन के अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि गोदाम में तेल होने के कारण इसे बुझाना काफी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए पानी के साथ फोम कंपाउंड का उपयोग किया गया। हम लोग को 12:53 में सूचना मिला था
जो डालडा के गोडाउन में आग लगी है, बहुत बड़ी आग है। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पटना के विभिन्न अग्निशमालयों से टोटल 21 बड़ी छोटी गाड़ी मिला करके 21 गाड़ी अग्निशमन वाहन यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग फायर फाइटिंग काम कर रहे हैं। और असम में बाढ़ को लेकर हाहाकार मचा है। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। धेमाजी जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई। असम के धेमाजी जिले में लगातार बारिश के कारण सीमे नदी उफान पर है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। हालात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। बाढ़ का पानी जिले के 96 गांवों में भर गया है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। करीब 1690 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को भी बाढ़ ने बर्बाद कर दिया है। लोगों के सामने खुद को सुरक्षित रखने की गंभीर चुनौती है। नदी का जलस्तर बढ़ने से धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है। करीब 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन को यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। नदी की तेज बहाव में फंसे 24 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने यहां वक्त रहते बचाया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि नदी किनारे तेजी से हो रहे कटाव के कारण नदी पर बना पुल ढह गया, जिससे रूट पर ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। आपदा प्रबंधन के आंकड़ों की माने तो राज्य के 6 जिलों में धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और कोकराझार शामिल हैं, जिसमें 22,000 से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ और भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। देखिए रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के कई गांव बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से सीबो कोरंग नदी उफान पर है। कटान के कारण पानी आबादी के क्षेत्रों में डूब रहा है। देखिए इस वीडियो को, घर के घर जलमग्न हो चुके हैं। ईस्ट सियांग जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। केमी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण 300 मीटर लंबा पुल बह गया। जोनाई सदर की सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। बाढ़ की वजह से कई सड़कें, पुल और रिहायशी इमारतें बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। कुदरत के कहर के बीच अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का यह हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। एक बाइक सवार लैंडस्लाइड के बीच फंस गया। खबर है कि लोअर सियांग इलाके में भूस्खलन के बाद सिजी नदी में मलबा भर गया। हालात को देखते हुए निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। राज्य आपदा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के करीब 9 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। बावजूद इसके अब तक आपदा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और महाराष्ट्र के नासिक में ज्वेलरी शॉप से चोरी करने वाली महिला को पकड़ा गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने के बाद से पुलिस बुर्काधारी महिला की तलाश में जुटी हुई थी। ज्वेलरी शॉप से गहनों की चोरी की वारदात नासिक के छत्रपति शिवाजी चौक इलाके की है। पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन महिला पुराने सिडको के मोरिया ज्वेलर्स में शादी के लिए गहने खरीदने पहुंची थी। महिला ने बड़े ही शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पहले उसने सेल्समैन को अपने बातों में उलझाया, उसे एक के बाद एक कई तरह के आभूषण दिखाने को कहा और जैसे ही उसका ध्यान हटा, महिला ने काउंटर से सोने की 3 अंगूठियों पर अपना हाथ साफ कर दिया और ये कहकर दुकान से निकल गई कि उसे कोई भी गहना पसंद नहीं आया। सेल्समैन को चोरी की भनक तब लगी जब उसने गहनों का स्टॉक मिलाया। हालांकि चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध महिला को पकड़ा और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि महिला पहले भी ऐसे ही वारदातों में शामिल रह चुकी है। लिहाजा लोगों से अपील की गई है कि वो बुर्काधारी महिला या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो नासिक पुलिस को दे ताकि जांच में मदद मिल सके। ट्वेशा शर्मा हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर 3 नकाबपोश चोरों ने धावा बोल दिया। पुलिस गश्ती दल से हाथापाई कर भागे बदमाशों ने सोने के गहने और कई अहम दस्तावेज चुरा ली। हाई प्रोफाइल ट्वेशा शर्मा हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर शनिवार देर रात 3 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना उस समय हुई जब घर में केवल उनका बड़ा बेटा मौजूद था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में जांच अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रात करीब 2 बजे 3 नकाबपोश बदमाश पहली मंजिल के पिछले रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए। चोरों ने घर से सोने के आभूषण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज समेट लिया।
इसी दौरान रूटीन नाइट पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस की गाड़ी के जवानों को इलाके में संदिग्ध हलचल दिखाई दी। जब पुलिस कर्मियों ने संदिग्धों को रोककर पूछताछ की तो तीनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया और हाथापाई करते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि भागते समय चोर एक बैग वहीं छोड़ गए जिसमें चांदी के कटोरे और कुछ कागजात मिले। बता दें कि ट्विशा शर्मा हत्याकांड के आरोप में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनका छोटा बेटा समर्थ सिंह जेल में है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का एक ऐसा खेल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उजागर हुआ जहां जनता का सब्र आखिरकार टूट गया। जनता ने खराब सड़क बनाने पर ठेकेदार के कर्मचारियों की पिटाई कर दी। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जनता का आक्रोश है। आगे आगे ठेकेदार के कर्मचारी भाग रहे हैं और पीछे पीछे नजर आ रही है पब्लिक। हंगामा किसी आम बात पर नहीं बल्कि जनता के खून पसीने की कमाई से बन रही 1.74 करोड़ की सिंहपुर सड़क को लेकर हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार मानकों को ताक पर रखकर घटिया निर्माण कर रहा था। सड़क पर बिछाए गए डामर की मोटाई निर्धारित मानक से बेहद कम थी जिसे लोग हाथों से उखाड़ दे रहे थे। शिकायत मिलने पर जब जनप्रतिनिधि जांच करने पहुंचे तो ठेकेदार के कर्मचारियों ने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। पहले तो बहस हुई और बाद में देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि आक्रोशित जनता ने ठेकेदार के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बवाल की खबर मिलते ही नगर निगम की टीम भी आनन फानन में मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में निगम के अधिकारियों ने भी माना कि सड़क की मोटाई तय मानकों से काफी कम है। फिलहाल काम रोक दिया गया है। और एमपी के सागर में सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर की लापरवाही से 19 महीने के एक मासूम की आंखों की रोशनी चली गई। परिजनों ने बंडा सिविल अस्पताल के डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। बच्चे की आंखें लाल हुई थी तो हम बंडा सरकारी अस्पताल लेके आए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बॉटल लगाई, एक पैरासीटामोल की शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, आंखों में उसको रोशनी चली गई। तो सुना आपने, आरोप है कि बांडा सिविल अस्पताल के डॉक्टर हिमांशु वर्मा की गलती ने इनके 19 महीने के बच्चे की आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। परिजनों को इसकी जानकारी तब लगी जब पीड़ित परिवार जिला अस्पताल और फिर एम्स में इसके इलाज के लिए पहुंचा। घटना के बाद पीड़ित पिता इंद्राज विश्वकर्मा ने थाना बांडा में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में आया है। अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। इसमें सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बिहार के बेगूसराय में 2 स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई जबकि हादसे में 9 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए कैसे हुआ ये पूरा हादसा। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा सिंघौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के पास हुआ जब तेज रफ्तार 2 स्कॉर्पियो आपस में अचानक आमने सामने आ गए। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि इन पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 9 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो। घायलों में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मतलब कितने लोग, कितने जने थे? 5 जने थे। अगर स्कॉर्पियो 5 जने थे। हाँ, 6 जने तो 6। अच्छा, तो मौत को क्या मौत हुआ 3 और घायल भी है। घायल है क्या वो 3 आदमी घायल। मृतकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी हिमांशु कुमार, सनी कुमार और ऋषभ कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पोखरिया से 6 युवक स्कॉर्पियो पर सवार होकर सिमरिया गंगा घाट स्नान करने जा रहे थे जबकि दूसरी स्कॉर्पियो बकरी थाना क्षेत्र से बारात लेकर विनोदपुर जा रही थी। लेकिन इस हादसे की वजह से शादी की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। और महाराष्ट्र के नागपुर में एक बार फिर रफ्तार का जानलेवा कहर देखने को मिला है। एक बेकाबू कार सड़क किनारे रेलिंग को तोड़ती हुई एक दुकान में जा घुसी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। सड़क पर
और एक बेकाबू कार के कहर वाला ये वीडियो नागपुर के वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी कि तभी एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार रेलिंग को तोड़ती हुई सड़क किनारे एक दुकान में घुस गए। ये घटना रात करीब 1:30 बजे हुई। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि दुकान के अंदर रखे सामान सड़क पर आ गए और लोहे के खंभे भी टूट गए। गनीमत रही कि जब ये हादसा हुआ पोहे वाले के दुकान में कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद जब लोगों ने मौके पर आकर देखा तो सब हैरान हो गए। दुकान के साथ दुर्घटना करने वाली कार पूरी तरह तहस नहस हो गई, लेकिन चालक का कोई अता पता नहीं था। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दुकान मालिक और स्थानीय पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में दुकान में रखा करीब 2.5 लाख का सामान बर्बाद हो गया। फिलहाल पुलिस कार के नंबर प्लेट के आधार पर मालिक की तलाश कर रही है। पुलिस को ये ड्रंक एंड ड्राइव का मामला लग रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि शहर की सड़कों पर देर रात रेसिंग कारों का आतंक बना रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। जयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इसमें 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के दुदू इलाके में हाईवे पर खड़ी बस में एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस के अनुसार यह हादसा जयपुर अजमेर राजमार्ग पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़ी निजी बस को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि मोकमपुर थाना के इलाके में बस खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ी थी। बस में सवार लगभग 20 लोग चित्तौड़गढ़ से जयपुर आ रहे थे। पीछे से आ रहे एक ट्रक ने खड़ी बस को टक्कर मार दी, जिससे वहां खड़े 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के दुदू के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में एक बार फिर हाईवे पर खड़े वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे के केतन मर्डर केस से जुड़ी खबर है। अभियुक्त चेतन हत्या वाले स्कूटर से लोहागढ़ किला पहुंचा था। टोल नाके पर सीसीटीवी से बचने के लिए कार छोड़कर स्कूटर से पहुंचा था लोहगढ़, और चेतन और सिया ने धक्का देने की रिहर्सल भी की थी। केतन को गहरी खाई में धक्का देने के सही वक्त के लिए एक कोड भी तय किया गया था। तय हुआ था कि सिया नीचे बैठने का इशारा करेगी और उसी समय केतन को धक्का दे दिया जाएगा। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। जयप्रकाश, हर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। कोड वाली बात हो, स्कूटी से जाकर वहां रिहर्सल करने वाली बात हो, ये बात कहां से सामने आई है और क्या ये जो योजना बनाई गई थी उसको सही तरीके से इस बार ये चूंकि फेल ना हो, इस वजह से ये रिहर्सल की गई? 2 बार 2 अटेम्प्ट करके वो पहले ही फेल हो चुकी थी। जी बिल्कुल, देखिए चेतन चौधरी क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी था और क्रिकेट का खिलाड़ी होने के कारण वो ये बात अच्छे से जानता था कि किसी भी काम के लिए जो रणनीति है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही वजह है कि उसने इस पूरे मामले में सिया के साथ में एक ऐसी रणनीति बनाई थी कि फुल प्रूफ ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है वो लगे और किसी को शक ना हो। जो कार चेतन चौधरी इस्तेमाल करता है उस कार से उसने टोल नाका क्रॉस नहीं किया। जो पुणे लोहगढ़ के बीच में जो टोल नाका आता है वो टोल नाका क्रॉस करने के लिए उसने स्कूटी का इस्तेमाल किया। जो हुडी पहनकर वो गया था लोहगढ़ के किले के ऊपर, वो हुडी ऊपर जाकर उसने निकाल दी और वो जैकेट निकालकर उसने काले रंग का एक टी शर्ट पहना। जिसके बाद जब सिया नीचे बैठ गई उसने इशारा किया कि मैं जब नीचे बैठूंगी जूते का फीता बांधने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, तब आप चेतन को जो है केतन अग्रवाल को धक्का मारना, क्योंकि हो सकता है केतन अग्रवाल सिया को भी पकड़ ले और सिया भी साथ में नीचे चली जाए। ये डर सिया को था और इसी तरीके से जो है इस घटना को अंजाम देने के बाद दोबारा उसने ब्लैक टी शर्ट निकाला चेतन चौधरी ने और दोबारा हुडी पहनकर वो उसी लोहगढ़ की सीढ़ियों के रास्ते से पहले नीचे उतरा और बाद में सिया उतरी। तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। स्कूटी को भी पुणे क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। स्कूटी को अपने कस्टडी में ले लिया गया। इसे फॉरेंसिक जो लैब है वो जांच के लिए भेजा जा रहा है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो गवाह है जिन्होंने स्कूटी को देखा था उनकी भी गवाही ली जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और पाली के एक बिस्कुट गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। 4 लोगों को दमकल विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है।
पाली के एक बिस्किट के गोदाम में रविवार देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के समय गोदाम की ऊपरी मंजिल पर मौजूद 4 लोग धुएं और आग के बीच फंस गए, जिन्हें दमकल कर्मियों ने सीढ़ी लगाकर सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे भीषण आग के बीच फायर ब्रिगेड की टीम ने जान पर खेलकर इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही सदरी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। आग की भयावह स्थिति को देखते हुए जेसीबी की मदद से गोदाम का शटर तोड़कर दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद अतिरिक्त दमकल वाहन मौके पर बुलाए गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आज सुबह आग पर काबू पाया जा सका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा कर अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ किया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा अमरनाथ यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ हो गया। इस खास मौके पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने परंपरागत प्रथम पूजा संपन्न की। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के बीच हुई इस पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा का औपचारिक आगाज हो गया। श्रद्धालुओं की सुखद, सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इस दौरान श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर जम्मू शहर में भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। सूर्यपुत्री तवी नदी के तट पर प्रथम पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। लोगों के लिए एक और आकर्षण होगा। जो यात्री आते हैं, जिनकी बारी आज नहीं, कल है या परसों है, तो वो कहाँ जाएं, तो उनके लिए ये एक आकर्षण हो गया। और जितने अच्छे ढंग से शुरुआत हुई है, मेरा दृढ़ विश्वास है इस बार यात्रा निर्विघ्न पूरी होगी। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, सीबीएसई ने जारी किए हैं 3 भाषा नीति के नए दिशा निर्देश। जो नई व्यवस्था है वो 2026-27 से लागू होगी। मौजूदा कक्षा 10 के छात्रों पर ये लागू नहीं होगी। कक्षा 9, 8 और 7 के जो मौजूदा छात्र हैं उनके लिए तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, केवल स्कूल मूल्यांकन करेगा। 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। दिव्यांग छात्रों, विदेश स्थित सीबीएसई स्कूलों और कुछ विदेशी छात्रों को इसमें छूट मिलेगी। शालिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, क्या जानकारी इस नियम को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दो, पिछले कई दिनों से लगातार इसको लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सीबीएसई में कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है इस नीति में। जो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक जो निकाला था सर्कुलर, उसको में क्या कोई बदलाव करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया उसमें काफी कुछ क्लियर कर दिया गया है कि जो 6th में जो है वो छात्रों को 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत 2 भारतीय भाषा और 1 जो है विदेशी भाषा पढ़नी होगी। यही स्थिति जो है वो 9th के जो छात्र हैं उनको के साथ भी होगी। उन्हें भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत 2 जो है भारतीय भाषा और 1 विदेशी भाषा पढ़नी होगी। और सबसे खास बात इसमें ये है कि जो ये छात्र जो अभी 9th में जो 3 लैंग्वेज जो पढ़ेंगे उनको 10th में जो है वो बोर्ड नहीं देना होगा। जो तीसरी भाषा है उसका बोर्ड नहीं देना होगा। सिर्फ 6th क्लास के जो स्टूडेंट जो पढ़ते हुए आगे 10वीं में जब वो पहुंचेंगे सिर्फ उन्हीं को बोर्ड देना होगा। बाकी किसी भी छात्र को फिलहाल बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी विदेशी भाषा जो तीसरी भाषा है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही किसान खेतों की तरफ रुख कर चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर से बेबसी की एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है जो देश के कृषि प्रधान होने के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। ये तस्वीर किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि देश के अन्नदाता की कड़वी हकीकत है, जहां एक बेटा अपने माता पिता की लाचारी दूर करने के लिए खुद बैल बन गया। नागपुर के भिवापुर में मजबूरी का ये ऐसा मंजर है जिसे देखकर हर किसी का दिल बैठ जाए। दरअसल सेलोटी गांव के किसान तनबा मरघड़े अपने खेतों में खरीफ की बुवाई की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक आसमानी आफत यानी बिजली गिरने से उनके एक बैल की मौके पर मौत हो गई। किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तुरंत दूसरा बैल खरीद सके। बुवाई का समय निकला जा रहा था, अगर अभी खेत नहीं जोतते तो साल भर भूखे मर जाते। नया बैल 30 से 40 हजार का आता। किसान के पास दाने दाने के लाले हैं,
बेटे से पिता का दुख देखा नहीं गया और उसने खुद को हल के आगे लगा दिया। ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। कुछ दिन पहले लातूर में भी एक महिला को बैल की जगह हल खींचना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर सरकारी मुआवजे और मदद की फाइल इन गरीब किसानों तक समय पर क्यों नहीं पहुंचती? आखिर एक किसान को खुद बैल क्यों बनना पड़ता है? और बिहार के छपरा में डबल मर्डर केस में मुख्य गवाह की हत्या कर दी गई है। अधिवक्ता डबल मर्डर केस में गवाह की हत्या की गई है। गवाह पंकज यादव की गोली मारकर हत्या की खबर सामने आ रही है। तो छपरा में डबल मर्डर केस में जो गवाह था उसकी हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुपेश का रुख कर लेते हैं। रुपेश, शुरुआत से यह कहा जा रहा था कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी ने बहुत बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद एक बार फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और लाजमी भी है। जिस तरह से बिहार के कई जिलों में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के सवाल खड़ा होना लाजमी है। पंकज कुमार यादव की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई और पंकज कुमार यादव की हत्या इसलिए सनसनीखेज है क्योंकि एक 2024 में एक पिता और पुत्र जो दोनों वकील थे उनकी हत्या हुई थी और उस मामले के ये गवाह थे और इनकी गवाही चल रही थी और इसी मामले में और पुलिस को भी अंदेशा है कि उसी वजह से इनकी हत्या हुई है। रामदेव राय के ये पुत्र हैं पंकज यादव और सबसे अहम ये है कि इनको देर रात इनके मोबाइल पर कहा गया कि आप बाहर आइए, मैं थाने से बोल रहा हूं, आप यहाँ आइए। और जब ये अपने भाई मनीष यादव के साथ बाइक पर सवार होकर के यह जब वहां जा रहे थे तो मेठवलिया चौक है छपरा में, मेठवलिया चौक के पास जो अपराधी हैं बाइक पर सवार होकर वो घात लगाकर बैठे थे और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। आसपास मतलब रुपेश, पूरा वेल प्लान मर्डर किया गया है। हालांकि आप पुलिस इस पूरे मामले में मौके पर पहुंच गई है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुट गई है। बहुत शुक्रिया रुपेश इस जानकारी के लिए।